नमस्कार आप सभी को। दूसरी वीडियो में नोरसेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की मैं आ गई हूँ लेके। यहाँ पे भी हम एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे और मैं बच्चों को बोलना चाहूँगी कि संयम रखिए, क्योंकि संयम रखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो कुछ इतनी बड़ी बात नहीं है कि नोरसेट क्लियर नहीं होगा। और वैसे भी ये वाला जो एग्ज़ाम आने वाला है नोरसेट का, आपने एम्स की भी ऑफिशियल गाइडलाइन पे देखा होगा कि यहाँ पे इजी क्वेश्चंस आएंगे। सो संभावना है कि मेनली डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस है वो मेंस में आएंगे। तो जो मेन फोकस आप रखिएगा वो ऐसे ही क्वेश्चंस पे रखिएगा जो मोस्टली थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप के हों। सिनेरियो बेस्ड भी पढ़िएगा, ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा उन पे फोकस करने की ज़रूरत मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि जैसे कि ये क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है तो जो मेन तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं वो डायरेक्ट बेस या एप्लीकेशन बेस्ड थोड़े बहुत क्वेश्चंस आएंगे। तो शुरुआत करते हैं हम वीडियो की। वीडियो में मैं आपको बोलूँगी कि आप प्लीज़ ध्यान से रैशनल समझिए, क्योंकि एक क्वेश्चन के आप रैशनल समझने से उस तरीके के 4 क्वेश्चन करने के सक्षम बन जाते हैं। तो आप रैशनल समझिएगा क्वेश्चन का कि मैं क्या रैशनल बता रही हूँ, क्या क्या उसके दूसरे ऑप्शंस कैसे डिफ़र करते हैं। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज ध्यान से समझेंगे तो कोई भी क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं होता है एज सच, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन आईवी साइट इज कूल और स्वोलन, जब आईवी साइट जहाँ पे आईवी कैनुला लगाते हैं वो ठंडी महसूस होती है और सूजी हुई महसूस होती है, तो उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए इनफिल्ट्रेशन, बी हेमेटोमा, सी इन्फेक्शन एंड डी फ्लेबाइटिस। सो ऑप्शन ए इनफिल्ट्रेशन इज द करेक्ट आंसर। जब इनफिल्ट्रेशन होता है तभी साइट कूल, वहाँ पे ठंडी ठंडी साइट महसूस होती है, जो आईवी फ्लूइड है वो बाहर इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाता है, जिसकी वजह से कूलनेस महसूस होती है। हीमेटोमा होगा तो हीमेटोमा में क्या होगा, ब्लूइशनेस दिखाई देगी और साथ में नोड टाइप, गांठ टाइप की हो जाएगी, तो वो होगा हीमेटोमा। इन्फेक्शन की बात करें तो इन्फेक्शन में क्या होगा, रेडनेस होगी, फीवर हो सकता है, ये सारी चीज़ इन्फेक्शन में हो सकती है, चिल्स हो सकती हैं, जो भी इन्फेक्शन के सिम्टम्स हैं। देन फ्लेबाइटिस में क्या होगा, रेडनेस, और मेन फीचर इसमें रहता है कि रेडनेस हो या ना हो, टेंडरनेस बहुत होती है और सूजन जरूरी नहीं है आएगी ही आएगी। फ्लेबाइटिस में जो है ऊपरी तौर पे सूजन नहीं भी हो सकती है, लेकिन बहुत ही पेनफुल टू टच होगा, तो अगर हाथ लगाएंगे तो पेशेंट एकदम से चीख मारेगा, इतना तेज दर्द होगा, तो वो है फ्लेबाइटिस की टेंडरनेस हो जाती है। जब कूलनेस की बात आती है तो वो क्या होगा, इन्फिल्ट्रेशन होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन आईवी साइट इज रेड एंड वार्म। अभी मैंने बताया था कि जब रेड होती है, वार्म होती है, टेंडर होती है, तो वो क्या होता है, फ्लेबाइटिस होता है, ठीक है। गर्माहट वहाँ पे महसूस होगी। कूलनेस किस में होगी, इन्फिल्ट्रेशन में। गर्माहट किस में होगी, फ्लेबाइटिस में। और फ्लेबाइटिस में बहुत ज़्यादा टेंडरनेस भी होती है। सो ऑप्शन डी फ्लेबाइटिस इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट इज सेरिब्रल टिश्यू परफ्यूजन इफ ब्लड प्रेशर इज इतना एंड आईसीपी इतना, ठीक है। पहले तो फॉर्मूला देख लीजिए, सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है हमारा मीन आर्टेरियल प्रेशर। फॉर्मूला तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत आते हैं इस तरीके के क्वेश्चन, कभी पल्स प्रेशर निकालना पूछ लेते हैं, कभी मीन आर्टेरियल प्रेशर निकालना पूछ लेते हैं, कभी सीपीपी, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है। चलिए देखते हैं कैसे है। मीन आर्टेरियल प्रेशर माइनस आईसीपी इंट्राक्रेनियल प्रेशर। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आईसीपी दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, मीन आर्टेरियल प्रेशर। मैंने कल वाली वीडियो में पढ़ाया था कि मीन आर्टेरियल प्रेशर कैसे निकालते हैं, डायस्टोलिक बीपी प्लस 1/3 सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक। अब इस क्वेश्चन में कितना है, डायस्टोलिक है 60 और सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक 90 माइनस 60 30 हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 60 प्लस 1/3 इंटू 30। तो मीन आर्टेरियल प्रेशर तो कितना हो गया, 70। अगर इसी क्वेश्चन में मीन आर्टेरियल प्रेशर पूछा होता तो ये कितना हो जाता, 70 हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है, सीपीपी पूछा गया है,
तो अब हम फॉर्मूले में लगाएंगे कि सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर में मीन आर्टेरियल प्रेशर कितना है 70 और आईसीपी यहाँ कितना दिया हुआ है 18, माइनस करेंगे कितना आएगा 52 आएगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी 52 mm ऑफ Hg। इस तरीके से आप निकालेंगे, ये है सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर निकालने का फॉर्मूला। बहुत ही इजी है, ठीक है, छोटे बच्चे भी 5वीं 6ठी के बच्चे भी इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो घबराने की बात नहीं है कि ये तो क्वेश्चन आ गया, ये तो टाइम टेक करेगा, जी नहीं। 90 मिनट का पेपर है, 90 क्वेश्चन है, आप ये मान के चलिए बहुत ही टाइम है, क्योंकि उसमें से 50 क्वेश्चन तो ऐसे स्ट्रेट होंगे कि आप लैंग्वेज पढ़ेंगे फटाफट आंसर कर देंगे, तो वो तो आधी मिनट भी नहीं कंज्यूम करेंगे आपकी। बाकी टाइम आप जो थोड़े लेंथी क्वेश्चंस दे रखे हैं उनमें लगाइएगा, तो क्वेश्चन के हिसाब से टाइम आपके पास बहुत एडिक्वेट है। आप सिर्फ और सिर्फ घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर बार बार बोल रही हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बोल रही हूँ कि इतनी बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराइएगा, अपने आप पे भरोसा रखिएगा, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, ठीक है, और भी अच्छी हो रही है, आप धीरे धीरे क्वेश्चंस जैसे जैसे कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द इमेज। ये कौन सा मैन्यूवर है? यहाँ पे पेट पे फोर्स लगाया जा रहा है, किस चीज़ के लिए? कि जो चौक हो जाती है, कई बार चोकिंग हो जाती है, बच्चे सिक्का निगल लेते हैं, टॉफ़ी निगल लेते हैं, या बड़े भी, तो उस केस में उसको निकालने के लिए एब्डोमिनल थर्स्ट दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं ऑप्शन बी हेमलिंच मैन्यूवर। इसको हम एब्डोमिनल मैन्यूवर भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक मुट्ठी बंद करके नेवल के ऊपर रखी जाती है और दूसरे हाथ से जैसे ऐसे क्लिंच किया जाता है और फिर ऊपर की तरफ बहुत फोर्सफुली धकाया जाता है, ताकि जो यहाँ पे चोक हुआ है वो बाहर निकल जाए। बाकी है इसमें ऑप्शंस वल्सल्वा मैन्यूवर, जैसे हम गुब्बारा फुलाते हैं ना, तो वही एक वल्सल्वा का ही टाइप है। या फिर हम नाक बंद करके जोर से प्रेशर लगाते हैं, कई बार हमारे कान बंद हो जाते हैं, वो वल्सल्वा का ही टाइप है कि जब हमारा एपिग्लोटिस क्लोज होता है हम उसके अगेंस्ट प्रेशर लगाते हैं, दैट इज़ वल्सल्वा मैन्यूवर। तो वो किस केस में होता है? जनरली ईयर ब्लॉकेज वाली कंडीशन में, या फिर जो है इन चीज़ों में वल्सल्वा होता है। लियोपोल्ड मैन्यूवर आपको पता ही है कि लियोपोल्ड मैन्यूवर एब्डोमिनल पाल्पिटेशन, जब बच्चे को पाल्पेट करते हैं उस केस में यूज़ होता है। और वैगल मैन्यूवर भी जो है वैगल मैन्यूवर अरिथमियाज के केस में, जो वैगल मैन्यूवर है वो मेनली अरिथमियाज के केस में देते हैं, ठीक है। वैगल मैन्यूवर जनरली जो ट्रेंड फिजिशियंस होते हैं वही लोग दे सकते हैं। ये वैगल मैन्यूवर का सब टाइप है वल्सल्वा मैन्यूवर, ठीक है। तो वैगल मैन्यूवर इज़ मेन टाइप ऑफ वल्सल्वा मैन्यूवर। वल्सल्वा में भी मेनली जो कार्डियक कंडीशन है उनमें वल्सल्वा भी देते हैं, हाइपरटेंशन वगैरह में, और वैगल मैन्यूवर मेनली अरिथमियाज में दिया जाता है। ये जो फिगर है, फिगर बेस्ड क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं एम्स में, ठीक है। तो ये जो फिगर है ये क्या इंडिकेट कर रही है? हेमलिच मैन्यूवर या एब्डोमिनल मैन्यूवर, जहाँ पे जो चोकिंग हो गई है उसको एक्सपेल करने की कोशिश की जाती है, करेक्ट। नेक्स्ट इज ऑल आर द साइन ऑफ सेपरेशन एंड डिसेंट फॉलोइंग डिलीवरी। डिलीवरी के टाइम पे जब प्लेसेंटा निकलता है तो इनमें से कौन सा साइन नहीं होता है? एक्सेप्ट, ये वर्ड जरूर पढ़ लीजिएगा पेपर में, ठीक है, एक्सेप्ट। ऑप्शन ए लेंथनिंग ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड, ऑप्शन बी यूट्रस फील फर्म एंड ग्लोबुलर, देन सी यूट्रस डिक्रीज इन द एब्डोमेन एंड डी गश ऑफ ब्लड। तो इस केस में जब इसमें बहुत लोग गलती करते हैं, यहाँ पे मैं करेक्ट आंसर बताती हूँ आपको। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, यूट्रस की हाइट जो है वो डिक्रीज होती है। लोगों को लगता है कि प्लेसेंटा निकल गया है तो क्या होगा, हाइट डिक्रीज हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जैसे ये यूट्रस है, ये अभी तो ढीला ढाला पड़ा है, ठीक है। प्लेसेंटा निकल रहा है तो इसमें क्या हो रही है? स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस हो रही हैं, ठीक है, रिट्रैक्शंस हो रही हैं। तो जब प्लेसेंटा निकलेगा तो ये क्या होगा? अकड़ जाएगा। जब एक चीज़ जो ढीली पड़ी थी एकदम से अकड़ गई तो उसकी हाइट क्या होगी? बढ़ेगी, ना कि घटेगी, ठीक है। ये चीज़ सोचेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन सी नहीं होगा, इसकी बजाय यूट्रस की हाइट जो है वो थोड़ी सी इंक्रीज होती है जब प्लेसेंटा एक्सट्रैक्ट होने वाला है। इसका कारण यही है कि एक ढीली ढाली चीज़ और एक तनी हुई चीज़ में क्या होगा? फ़र्क होगा हाइट में। तो जब यूट्रस से प्लेसेंटा एक्सपेल होने लगता है तो वो क्या हो जाता है? तन जाता है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि जो यूट्रस की हाइट है वो क्या होगा? बढ़ेगी, ना कि घटेगी। क्यों घटेगी? बता दिया कि ऐसे ही पड़ा था लिथल और एकदम से वो निकलने लगे तो कॉन्ट्रैक्शन होने लगी, कॉन्ट्रैक्शन से तो टाइटनिंग हो गई। और कोई चीज़ एकदम से
ढीली ढाली पड़ी है, जो तन के है तो तनी हुई चीज़ की हाइट क्या होगी, बड़ी होगी। तो इस तरीके से यूट्रस की हाइट स्लाइटली इंक्रीज होती है, ना कि डिक्रीज होती है। तो ये एक्सेप्ट है, ये नहीं होता है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ जब प्लेसेंटा सेपरेट होता है तो होती है। देन विच बोन इज नोन एज ब्रेस्ट बोन? ब्रेस्ट बोन इनमें से किसको कहते हैं? डायरेक्ट क्वेश्चन है। स्टर्नम को ब्रेस्ट बोन के नाम से भी जाना जाता है, सो ऑप्शन ए स्टर्नम इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एपिजियोटमी परफॉर्म्ड। सारी ही एपिजियोटमी परफॉर्म होती थी और कहीं कहीं पे होती भी हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन पूछा गया है। और आजकल आप कहीं भी अस्पतालों में देखेंगे, सरकारी हो प्राइवेट हो, जो सबसे कॉमन है दैट इज मीडियोलेटरल, राइट मीडियोलेटरल। इसमें क्या होता है कि हल्का सा नीचे की तरफ कट देके इस तरीके से कट दिया जाता है, तो ये जो है मीडियोलेटरल। तो यहाँ पे मीडियोलेटरल जो है एपिजियोटमी परफॉर्म होती है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज अ चाइल्ड कम्स इन इमरजेंसी विद एक्यूट ब्रोंकोस्पाज्म आफ्टर अ बी स्टिंग, व्हाट इज द मोस्ट प्रिफर्ड रूट फॉर एड्रिनल एडमिनिस्ट्रेशन? एड्रिनलिन देना है, बी स्टिंग हुआ है, ब्रोंकोस्पाज्म हुआ है, तो मोस्ट कॉमन रूट होता है ऑप्शन डी इंट्रामस्कुलर। आप पूछेंगे आईवी क्यों नहीं देते? आईवी रूट देने से जो है कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, सो सेफ ऑप्शन देखा जाता है, एंड जो सेफेस्ट ऑप्शन होता है वो इंट्रामस्कुलर होता है। और जो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, डाइल्यूशन होती है 1:1000 डाइल्यूशन में एड्रेनलिन दिया जाता है, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे बच्चे गलत करते हैं, आईवी करते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली रूट है, अगर बच्चा ठीक ठाक है तो उस केस में आईएम देते हैं, क्योंकि जो कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस है एकदम से जो दे रहे हैं हम, ये कार्डियक ओवरलोड होने के चांसेस हैं वो आईएम में कम होते हैं, इस वजह से आईएम दिया जाता है ऐसी कंडीशंस में। Then next is a client is scheduled for total gastrectomy. A duty nurse officer knows that surgery after surgery this client may risk for. एक पेशेंट की गैस्ट्रेक्टमी होनी है, मतलब पेट निकाला जा रहा है, स्टमक निकाल देंगे। अब जो उसको क्या होने के चांसेस हैं, देखिए स्टमक वाला सीन है तो रेस्पिरेटरी के हम दोनों ऑप्शंस को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा या एल्कलोसिस होगा। अब एक सिंपल से तरीके से याद रखिए कि पेट में, स्टमक में क्या होता है, एसिड होता है, एल्कलाइन होता है, एसिड होता है ना। जब एसिड सारा बॉडी से बाहर निकल जाएगा स्टमक के साथ, तो क्या कंडीशन हो जाएगी, एल्कलाइन हो जाएगी। एसिड तो चला गया, अब क्या रहेगा, एल्कलाइन। सो ऑप्शन डी हो जाएगा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि एसिड रिमूव हो गया है तो एल्कलोसिस हो गया। और रेस्पिरेटरी वाले ऑप्शन हमने क्यों हटा दिए, क्योंकि रेस्पिरेटरी का स्टमक वाले कंडीशन में कोई सीन नहीं होगा, तो उनको तो हम एलिमिनेट ही कर देंगे। अब ये दोनों ऑप्शंस में कंफ्यूजन से बचने के लिए एक थोड़ी सी बात सोचनी है कि पेट में क्या होता है, एसिड होता है, एसिड निकल गया तो क्या बच गया, एल्कलाइन बच गया, तो सीधा हम मेटाबॉलिक एल्कलोसिस पे टिक करेंगे। देन नेक्स्ट इज हाई पिच्ड हार्श साउंड हर्ड ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन के टाइम पे जो हाई पिच्ड साउंड होती हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं स्ट्राइडर, ऑप्शन बी स्ट्राइडर। जो रोंकाई होती हैं, रोंकाई एक तरीके की स्नोरिंग वाली साउंड होती है, जो खर्राटे टाइप लेते हैं ना, इस तरीके की साउंड होती है रोंकाई। निमोनिया में भी ये प्रेजेंट हो सकती है। वीजिंग होती है एक विसल टाइप साउंड, ठीक है, एक विसल टाइप साउंड होती है जो है वीजिंग। ये जनरली हमारी किस चीज़ में, अस्थमा में प्रेजेंट होती है। रेल्स जो होती हैं हमारी क्रैकलिंग साउंड होती है, क्रैकल्स, जैसे क्रैकल फूट रहे हैं इस तरीके के साउंड को रेल्स बोलते हैं। तो जो हाई पिच्ड हार्श साउंड्स होती हैं उनको क्या बोलते हैं, स्ट्राइडर। अब कई बार पूछा जाता है कि अस्थमा की कैरेक्टरिस्टिक साउंड कौन सी है, अस्थमा की कैरेक्टरिस्टिक साउंड होती है वीजिंग। जब हम एक्सपिरेशन करते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो इतना हल्की सी सीटी जैसी आवाज़ आती है, उसको बोलते हैं वीजिंग। यहाँ पे करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट इज गोल्डन कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इंडिकेट्स। ये आपको याद करना पड़ेगा, गोल्डन कलर होता है RH इनकम्पैटिबिलिटी। RH इनकम्पैटिबिलिटी में आपको गोल्डन कलर मिलेगा। म्यूकोनियम स्टेन में कैसा मिलेगा, कलर ग्रीन कलर मिलेगा। पोस्ट टर्म में सैफरन कलर, ठीक है, या फिर ग्रीनिश येलो कलर आप देखने को मिलेगा। और नॉर्मल कलर तो कैसा होता है, एमनियोटिक फ्लूइड कलरलेस होता है, ठीक है, कलरलेस फ्लूइड होता है एमनियोटिक फ्लूइड। ग्रीन होगा म्यूकोनियम स्टेन में। पोस्ट टर्म में ये सैफरन कलर होता है, और RH इनकम्पैटिबिलिटी में ये गोल्डन कलर का होता है।
फिर एक होता है ब्राउन कलर। ब्राउन कलर किस में होता है? इंट्रायूट्राइन डेथ में, ठीक है, इंट्रायूट्राइन डेथ में ब्राउन कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड देखने को मिलता है, ठीक है। So option A is the correct answer. Then which of the first vaccine prepared by India for COVID-19? सबको ही पता होगा ये कोवैक्सीन है जो कि भारत बायोटेक ने बनाई थी, ठीक है। कोवैक्सीन इज द इंडिजिनस वैक्सीन जो इंडिया में बनाई गई थी, फर्स्ट वैक्सीन, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज डिनोटेड इन द इमेज? कौन सा इंस्ट्रूमेंट है ये? ऑप्शन ए ईटी ट्यूब, बी एलएमए, देन सी ट्रैकियोस्टमी ट्यूब एंड डी ग्यूडेल ट्यूब। यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये जो है सुप्राग्लोटिक, अगर ये एलएमए है, एलएमए क्या है? सुप्राग्लोटिक अगर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है उस केस में दिया जाता है। जनरली इमरजेंसी सिचुएशन में एलएमए डाल दिया जाता है। ईटी ट्यूब आपको पता है क्या है, ठीक है, ट्रैकियोस्टमी ट्यूब। और ग्यूडेल ट्यूब को हम ओरल एयरवे भी बोलते हैं, ठीक है। ओरल एयरवे जैसे एयरवे जैसे होता है उसको हम ग्यूडेल ट्यूब भी बोलते हैं। तो ये नॉर्मल जो ओरल एयरवे होता है उसी का नाम है। ये जो इमेज है ये है एलएमए की। एलएमए सुप्राग्लोटिक ऑब्स्ट्रक्शन में दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डिनोटेड इंस्ट्रूमेंट। ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? डेवर्स रिट्रैक्टर, डॉयंस, मोरिस एंड एलिस। दिस इज डिवर्स रिट्रैक्टर, ठीक है। डिवर्स रिट्रैक्टर, ये देखिए डी की एक शेप जैसा बना हुआ है, ये है डिवर्स रिट्रैक्टर है। ये जनरली एब्डोमिनल सर्जरीज में हम एब्डोमिनल वॉल को स्ट्रेच करने के लिए यूज करते हैं। ये देखिए इसको बोलते हैं मोरिस रिट्रैक्टर, ठीक है। ये जो है जो इंसिजन साइट है, इंसिजन साइट को ब्रॉड करने के लिए यूज होता है मोरिस रिट्रैक्टर। देन दिस इज डॉयंस रिट्रैक्टर, डॉयंस रिट्रैक्टर, एंड दिस इज एलिस फोर्सेप्स, जनरली लिगामेंट टिश्यूज को ग्रैब करने के लिए यूज होती है। तो ये जो बाकी ऑप्शन में थे वो मैंने दिखाए हैं कैसे होते हैं। ये जो दिया हुआ है दिस इज डेवर्स रिट्रैक्टर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डिनोटेड इमेज। इमेज के क्वेश्चन में इसलिए दिखा रही हूँ कि अगर आपने क्वेश्चन देखे होंगे तो जब एग्जाम में आएगा आपको ध्यान होगा कि कहीं पे हमने देखे हैं और आप करेक्ट आंसर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बाइपोलर कोटरी, बी मोनोपोलर, डी सी लिगाशोर एंड ए डी एईडी। यहाँ पे देखिए इसके दो एंड हैं, ठीक है। सो दिस इज बाइपोलर कोटरी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये देखिए ये लिगाशोर होता है, ठीक है, ये लिगाशोर होता है। जनरली दो वेसल्स को जोड़ने के लिए काम आता है। और ये होता है एईडी, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। ये जो क्या करने, डिफिब्रिलेटर है, डिफिब्रिलेट करने के लिए यूज होता है इन केस ऑफ कार्डियक अरेस्ट। तो ये दूसरे ऑप्शन से लिगाशोर जो मैंने बताया दो वेसल्स को जोड़ने के लिए यूज होता है, ऐसा दिखता है लिगाशोर, ठीक है। नेक्स्ट इज अ नर्स इज केयरिंग इन द वार्ड पेशेंट for the patient while transferring the patient from one department to another. नर्स भूल जाती है साइड रेल्स को ऊपर करना, जिसकी वजह से पेशेंट ग्राउंड पे गिर जाता है और उसको फ्रैक्चर हो जाते हैं। विच कंडीशन में बी नर्स लायबल फॉर? मैंने टोल्ट पढ़ाया था, तब पढ़ाया था नर्स ने क्या किया कि उसको पता तो था कि क्या करना है, साइड रेल्स को ऊपर करना है, लेकिन उसने किया नहीं। तो उसने क्या किया, अपने पार्ट पे नेग्लिजेंस किया। नेग्लिजेंस क्या होता है कि पता होते हुए भी वो चीज़ नहीं करना कि उस चीज़ का क्या नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पे नेग्लिजेंस हुआ, नेग्लिजेंस के चलते उसको सू किया जा सकता है, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। माल प्रैक्टिस होता है, माल प्रैक्टिस की हमने जानबूझ के कोई भी हम ऐसी प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं जिस वजह से कोई गड़बड़ हो गई है, जैसे इंजेक्शंस देने की बात है फॉर एग्जांपल, और इंजेक्शन में हमने स्टेराइल टेक्निक नहीं यूज़ की, ठीक है, हम लगा ही इस तरीके से रहे हैं, तो वो एक माल प्रैक्टिस हो गई। या नॉर्मल से एग्जांपल ले लीजिए कि गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, और रेड लाइट को जंप करना हमारी प्रैक्टिस में ही है, तो वो एक माल प्रैक्टिस हो गई। तो ये सारे माल प्रैक्टिस होते हैं। ब्रीच ऑफ ड्यूटी होता है कि हमें पता है कि हमें क्या फॉलो करना है लेकिन हम उसको नहीं मानते। जो हमारी ड्यूटी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई है, हम अगर उनको नहीं फॉलो करते तो वो ब्रीच ऑफ ड्यूटी होगा, ठीक है। बैटरी होता है कि हम किसी को ज़बरदस्ती नुकसान पहुंचा रहे हैं, पर्सन या उसकी प्रॉपर्टी को। यहाँ पे फिजिकल कांटेक्ट होना जरूरी होता है, जैसे किसी को थप्पड़ मार दिया, ठीक है, तो वो बैटरी होगा कि हमने उसको फिजिकली कांटेक्ट करके क्या किया है, उसको हार्म करने की कोशिश की है, ठीक है। सो बैटरी होगा। यहाँ पे आंसर होगा नेग्लिजेंस, ए इज द करेक्ट आंसर।
व्हाट इज द कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो ड्यूरिंग नियोनेटल रिससिटेशन। यहाँ पे मेन अडल्ट रिससिटेशन की बात नहीं हो रही है, यहाँ हो रही है नियोनेटल रिससिटेशन की। सो ऑप्शन ए होगा 3:1, 3:1 की 3 बार कंप्रेस करना है, 1 जो है ब्रेथ देना है। इस तरीके से नियोनेटल रिससिटेशन होता है, 3 कंप्रेशन 1 ब्रेथ, 3:1 रेशियो। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देन विच रूट इज प्रीफर्ड फॉर सेकेंड डोज ऑफ डीपीटी। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि इन्होंने क्या मेंशन कर दिया, सेकेंड डोज मेंशन कर दिया, कि हो सकता है सेकेंड डोज में रूट चेंज करते हों। ये सिर्फ कंफ्यूजन के लिए है, बच्चों में कोई भी आईएम के लिए रूट चेंज नहीं करते हैं। क्या देते हैं हम, वास्टस लैटरैलिस में ही देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि इकलौती ऐसी मसल होती है, लार्ज मसल, जो मैच्योर होती है, इसीलिए यहाँ पे आईएम दिया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज according to the latest guideline of WHO, first soiled cotton swab should be discarded in which container। मैंने बताया था कि ब्लड सॉक्ड या फिर पस हो गया, किसी से भी सॉक्ड को हम किस में डिस्कार्ड करते हैं, ऑप्शन ए येलो में। इसको क्या किया जाता है, येलो बैग को इंसिनरेट किया जाता है, बहुत ही हाई हीट पे जला दिया जाता है। तो जो पट्टियाँ हो गई या फिर कोई भी ह्यूमन टिश्यूज हो गए, उसको हम क्या करते हैं, येलो बैग में थ्रो करते हैं। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। रेड में हम क्या करते हैं, कल भी मैंने बताया था, रेड में हम प्लास्टिक हो गया, सिरिंजेस हो गई, ठीक है, आईवी बोटल्स हो गई, ये सारी हम रेड में करते हैं। ब्लैक में हम क्या करते हैं, जनरल वेस्ट, कार्डबोर्ड को हम ब्लू बॉक्स आजकल बोलते हैं, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, ब्रोकन एम्प्यूल्स वगैरह डालते हैं। ठीक है, तो ये हमारी बायोमेडिकल वेस्ट गाइडलाइंस है। नेक्स्ट इज अ प्रेग्नेंट लेडी केम टू द हॉस्पिटल फॉर ANC, विच मेडिसिन इज प्रिस्क्राइब्ड ऑन द डॉक्टर ड्यूटी टू प्रिवेंट NTD। NTD इज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। इसमें क्या होते हैं, स्पाइना बाइफिडा, ओकल्टा, काफी होते हैं, वो कभी बाद में क्वेश्चन आएगा तो डिस्कस करेंगे। जनरली क्या होता है, देखिए, जो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है ना, वो जब बनना शुरू होते हैं तो वो एक ट्यूब होता है जो कि क्लोज होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, मोटा मोटा समझिए, ट्यूब है जो जिसके अंदर हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनते हैं, तो इस ट्यूब का बंद होना बहुत जरूरी है। अगर ये ट्यूब किसी तरीके से खुली रह जाती है तो ब्रेन, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, उसकी हर्निएशन बाहर की तरफ हो सकती है स्किन में। ठीक है, तो कई बच्चे बाहर की तरफ स्पाइनल कॉर्ड के साथ बोन होते हैं, इस तरीके से बहुत सारे केसेस होते हैं। तो वो किसकी कमी से होते हैं, फोलिक एसिड। तो अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी आ रही है ANC के लिए, तो NTD प्रिवेंट करने के लिए, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट प्रिवेंट करने के लिए फोलिक एसिड देना होगा। फोलिक एसिड जनरली हम पेशेंट्स को क्या सजेस्ट करते हैं, नॉट पेशेंट, कि लेडीज को हम क्या सजेस्ट करते हैं कि जब आप प्लानिंग करने वाले हो फैमिली की, तब से ही आप फोलिक एसिड लेना शुरू कर दिए इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए। अगर तब से नहीं ले रहे हैं तो जब ANC में आ रही है तो तब तो देना ही देना है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, दैट इज फोलिक एसिड। नेक्स्ट इज द डोज ऑफ IFA फॉर प्रेग्नेंट लेडी इन अनीमिया मुक्त भारत कैंपेन। आजकल अनीमिया मुक्त भारत कैंपेन चल रहा है, उसकी डोज आप याद कर लीजिए। जो आयरन फोलिक एसिड की डोज दी जाती है वो 60 mg एलिमेंटल आयरन एंड 500 mcg जो है वो फोलिक एसिड दिया जाता है। हो सकता है आपको पीछे कुछ डिस्टरबेंस सुनाई दे रहा हो, क्योंकि यहाँ पे एक DJ लगा हुआ है जिसकी थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही है। मुझे नहीं पता वो आप तक पहुँच रही है या नहीं। अगर आप तक पहुँच रही है तो प्लीज़ अवॉइड करिएगा, क्योंकि वो बहुत ही लाउड साउंड हो रही है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो आप तक ना पहुँचे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी रहेगा 60 mg और 500 mcg फोलिक एसिड। ये अनीमिया मुक्त भारत कैंपेन के अंतर्गत आजकल ये डोसेज जो है IFA की दी जा रही है। नेक्स्ट इज एक्स्ट्रा कैलोरी रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में जो है 300 प्लस कैलोरी एक्स्ट्रा कैलोरी दी जाती हैं। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस है, ठीक है। कई बार हम सोचते हैं कि ये तो बहुत ही सिंपल है, हम ध्यान नहीं देते, लेकिन यही आ जाते हैं, यही हमें कंफ्यूज करते हैं। तो जो एक्स्ट्रा कैलोरी है वो 300 जो है एक्स्ट्रा देते हैं। नेक्स्ट इज
एक 65 ईयर ओल्ड पेशेंट है, बर्न इमरजेंसी में आया है, टीबीएस से, टोटल बर्न सरफेस एरिया 64% है। पेरिनियल एरिया को रूल ऑफ 9 के अकॉर्डिंग कितना हम क्लासीफाई करते हैं? पेरिनियल एरिया को 1 क्लासीफाई करते हैं। कल वाली वीडियो में मैंने पूरा वेलेस रूल ऑफ 9 समझाया था कि कौन से पार्ट को कितना देते हैं, तो पेरिनियल एरिया को 1% हम डिनोट करते हैं। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज a 38 weeks pregnant woman admitted in labor on duty. Nurse knows about the right sequence of mechanism of labor. एक 38 वीक्स की प्रेग्नेंट वुमेन आई है, नर्स क्या करेगी? राइट सीक्वेंस क्या है? ठीक है, राइट सीक्वेंस की बात करें तो आप कैसे याद रखेंगे? EDFI एडिफिकेयर, एडिफिकेयर से आप याद रखेंगे स्टेप E फॉर एंगेजमेंट, ये निमोनिक से याद रखने के लिए एडिफिकेयर, D फॉर डिसेंट, F फॉर फ्लेक्शन, I फॉर इंटरनल रोटेशन, C फॉर क्राउनिंग, E फॉर external rotation, R for restitution, this E for extension, R for restitution, and then E again, E for external rotation. तो ये एडिफिकेयर है, इससे आप याद रखेंगे। तो ये स्टेप्स होते हैं, ठीक है, ये स्टेप्स जनरली जो है इससे आप याद रखेंगे कि किस तरीके से हमें याद रखना है। अब इस क्वेश्चन में देखिए कौन कौन से स्टेप्स हैं। तो अगर आप वो सीक्वेंस याद करते हुए देखेंगे तो ऑप्शन ए, इंटरनल रेस्टिट्यूशन, इंटरनल रोटेशन, क्राउनिंग एंड एक्सटर्नल रोटेशन, दीज आर द करेक्ट सीक्वेंस। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट सीक्वेंस। मैंने बताया कैसे याद रखेंगे, एडिफिकेयर से, EDFICERE, ठीक है, इससे आप सीक्वेंस याद रखेंगे। 8 स्टेप्स होते हैं जो लेबर में लेबर के स्टेप्स है, ठीक है। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सिंबल, दिस इज द सिंबल ऑफ बायोहजार्ड। 26th question, according to WHO guideline, which kind of malnutrition parameter is used at आंगनवाड़ी सेंटर? अगर आंगनवाड़ी सेंटर की बात करो तो सिर्फ वो वेट और हाइट ही लेते हैं। सो वेट फॉर हाइट इज द करेक्ट आंसर। उनके पास मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस नापने के लिए नहीं होता है, हेड सर्कमफ्रेंस वो लोग नहीं देखते हैं, चेस्ट नहीं देखते, सिर्फ एक ही क्राइटेरिया के बेस पे वो मालन्यूट्रिशन जो है डिसाइड करते हैं। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Next is a lady with G3A2P0L0, G3A2P0 and L0, ये है 20 वीक की जेस्टेशन है, एंटीनेटल क्लिनिक पे आती है। तो विच एक्शन शुड बी अवॉइडेड? स्टेपिंग ऑफ मेम्ब्रेन, बी सर्वाइकल एनसर्कुलेस, सी ऑक्सीटोसिन जेल्स एंड डी आईवी ऑक्सीटोसिन। इस केस में आईवी ऑक्सीटोसिन नहीं देना है क्योंकि वो क्या करेगा, ट्रिगर करेगा लेबर को, और उसकी पहले से ही क्या है, अबॉर्शन की हिस्ट्री है, तो उसको लेबर को अभी रोकना है, ना कि क्या करना है, ट्रिगर करना है। सो ऑप्शन डी आईवी ऑक्सीटोसिन होगा, वो नहीं देते हैं। यहाँ पे जी का क्या मतलब होता है, ग्रेविडा की टोटल कितनी बार प्रेग्नेंट हो चुकी है, डिस्पाइट कि अबॉर्शन हुआ है, लाइव बर्थ हुआ है, वो चीज मैटर नहीं करती, कितनी बार उसने प्रेगनेंसी कंसीव किया है, वो जी है। देन ए इज फॉर अबॉर्शन, पी इज फॉर पैरा एंड एल इज फॉर लाइव बर्थ। अब यहाँ पे पैरा होता है जो 34 वीक्स के बाद जनरली डिलीवर हो जाते हैं, वो पैरा में आते हैं, ठीक है, चाहे वो लाइव हो या नहीं भी हो, लेकिन वो डिलीवर हुए हैं 34 वीक्स के बाद तो वो पैरा में आएंगे। और लाइव बर्थ जो अगर लाइव आउटकम हुआ है तो, ठीक है। यहाँ पे हिस्ट्री दे रही है कि तीसरी बार अभी प्रेग्नेंट है, पहली 2 बार अबॉर्शन हुआ है, तो अब ऐसा कुछ नहीं करना है जो लेबर को ट्रिगर करे इस कंडीशन पे। अभी तो सिर्फ 20 वीक की प्रेगनेंसी है, तो आईवी ऑक्सीटोसिन नहीं देना है क्योंकि वो लेबर को क्या करता है, बढ़ाता है, ट्रिगर करता है। अ बेबी इज एडमिटेड in ICU on ventilator support via 4 mm of ET tube, then which suction catheter is used in the children?
ये जनरली याद रखेंगे आप कि जो चिल्ड्रन और इन्फेंट हैं, ठीक है, उनमें जो है लेस देन 10 फ्रेंच का कैथेटर यूज होता है। तो जो 4 mm की ट्यूब है, 4 mm की ट्यूब जनरली 1 साल के बच्चे में यूज होती है, ठीक है, 1 ईयर के बच्चे में यूज होती है। तो यहाँ पे जो 10 फ्रेंच से कम ऑप्शन है दैट इज 8, तो 8 फ्रेंच का कैथेटर यूज करेंगे। उसके जैसे मैं बता देती हूँ कि कैसे हम ईटी ट्यूब का साइज हम कैसे देखते हैं, ये भी क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, ठीक है। ईटी ट्यूब का साइज एज दे देते हैं, बोलते हैं कि ईटी ट्यूब का क्या साइज होगा। तो दो तरीके की ट्यूब होती है फॉर अनकर्व्ड ट्यूब, ठीक है। अनकर्व्ड ट्यूब के लिए होता है एज अपॉन 4+4 ईटी का साइज, और फॉर कर्व्ड ट्यूब होता है एज अपॉन 4+3.5। तो इस तरीके से हम ईटी का साइज निकाल सकते हैं कि कौन से एज में कितने जो है वो ईटी देना है। और अगर ईटी की डेप्थ की बात करें तो जो साइज होता है डेप्थ ऑफ ईटी, ये मैं एडिशनल बता रही हूँ, क्वेश्चन से रेलेवेंट नहीं है। साइज जो आएगा इंटू 3, उतने सेंटीमीटर तक अंदर ईटी डालना है। जैसे 4 है, ठीक है, 4 mm की ट्यूब है, साइज 4 आया तो 3 कितना 12 सेंटीमीटर अंदर तक ईटी ट्यूब को इंसर्ट करना है, वो करेक्ट प्लेसमेंट होगी ईटी ट्यूब की। तो डेप्थ होता है साइज इंटू 3। ईटी का साइज के लिए अनकफ्ड के लिए ये फॉर्मूला है, और कफ्ड के लिए नीचे वाला है 3.5 वाला फॉर्मूला। और कैथेटर जो सक्शन कैथेटर है वो छोटे बच्चों में लेस देन 10 फ्रेंच, और बड़ों में जो है वो 12 फ्रेंच यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज अ लेडी vaginally delivered a baby in labor room. On duty nurse knows that after 7 days post delivery which type of लोकिया, लोकिया क्या होता है जो डिलीवरी के बाद डिस्चार्ज होता है, ठीक है। जो जर्नली पहले 3 से 4 दिन क्या होता है, रुब्रा होता है, रुब्रा रेड कलर का जो डिस्चार्ज है। उसके बाद क्या होता है हमारा, सिरोसा होता है येलोइश कलर का हल्का सा। उसके बाद होता है एल्बा जो कि व्हाइट कलर का डिस्चार्ज है। सो एक ही हफ्ता हुआ डिलीवरी का, रुब्रा वाला फेज चला गया, अब कौन सा फेज चल रहा है, सिरोसा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Then pulsation is not easily felt and slight pressure causes it to disappear is known as, कौन सी पल्स होगी। ऑप्शन ए बाउंडिंग पल्स, बी थ्रेडी पल्स, सी वाटर हैमर पल्स एंड डी वीक पल्स। ये जनरली थ्रेडी पल्स होती है। थ्रेडी पल्स की थोड़ा वैसे पल्स फील नहीं हो रही है, लेकिन कि थोड़ा सा प्रेशर लगाया और वो चली गई, तो ये ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर, थ्रेडी पल्स। थ्रेडी पल्स जनरली हाइपोवोलेमिक शॉक या फिर डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन में जनरली देखने को मिलती है। वैसे ही पल्स फील नहीं हो रही और थोड़ा सा अगर तेज दबा दिया तो पल्स गायब ही हो जाएगी। वाटर हैमर पल्स जो है एकदम से बहुत तेज धड़ 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 की आवाज से पल्स हो रही है, ये जनरली किसमें, आयोटिक रीगर्जिटेशन। ये भी क्वेश्चन आता है कि आयोटिक रीगर्जिटेशन में कौन सी पल्स फील होती है। सो वाटर हैमर पल्स, ठीक है, जैसे कोई हथौड़ा मार रहा है इतनी तेज से जो है पल्स धड़ धड़ करके आ रही है, दैट इज प्रेजेंट इन आयोटिक रीगर्जिटेशन। यहाँ पे वीक थ्रेडी पल्स जो प्रेशर से डिसअपियर हो रही है, दैट इज नोन एज थ्रेडी पल्स। देन विच स्टेप इज नॉट इंक्लूडेड इन WHO सर्जिकल चेकलिस्ट। WHO की सर्जिकल चेकलिस्ट में ये याद रखो, सीटोसो, साइन इन, टाइम आउट, साइन आउट, साइन इन, टाइम आउट, साइन आउट। सिर्फ टाइम इन जो है वो इसकी चेकलिस्ट का पार्ट नहीं है, तो ये इस निमोनिक से याद रखेंगे, सीटोसो, ठीक है, साइन इन, टाइम आउट एंड साइन आउट। देन नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पल्स यूज्ड फॉर फर्दर असेसमेंट ऑफ अनकॉन्शियस क्लाइंट। अनकॉन्शियस क्लाइंट है, ठीक है, रिससिटेशन के दौरान, तो कौन सी पल्स देखते हैं, कैरोटिड पल्स जो है वो जनरली फील की जाती है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कॉमन क्लिनिकल फीचर ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, अगर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होती है, ठीक है, अगर ये बात करूं कि ये इंटेस्टाइन है, यहाँ पे कहीं पे भी ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, तो जो हम खाना खा रहे हैं वो यहाँ तक तो आ रहा है, ठीक है, लेकिन अब यहाँ से क्या हो जाएगा, बैक फ्लो होने लग जाएगा। बैक फ्लो होएगा तो यहाँ क्या प्रेजेंट होता है, इंटेस्टाइन में बाइल जूसेस प्रेजेंट होते हैं। तो बाइल जूसेस हैं तो जब वो उल्टी करेगा तो कैसी उल्टी होगी, बाइल स्टेन्ड वोमिटिंग होगी। तो जब इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होती है और अगर बाइल वोमिटिंग प्रेजेंट है तो इट इज डेफिनेट साइन ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से बाइल स्टेन्ड वोमिटिंग है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हेमलिंच मैन्यूवर, वो एब्डोमिनल मैन्यूवर यूज्ड इन इन्फेंट दैट कंसिस्ट,
इसमें इन्फेंट के केसेस में 5 बार पीठ पे देते हैं, 5 बार चेस्ट पे थर्स्ट देते हैं। तो ये होता है हिमलिंज मैन्यूवर इन केस ऑफ इन्फेंट्स, ठीक है। 5 बार कमर से हम पुश करते हैं बैक से और 5 बार चेस्ट थ्रस्ट देते हैं। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जस्ट बिफोर कार्डियक अरेस्ट विच ईसीजी एबनॉर्मेलिटी इज सीन, ठीक है। कौन सी ईसीजी एबनॉर्मेलिटी कार्डियक अरेस्ट से पहले देखने को मिलती है? वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, ठीक है। इस तरीके का ईसीजी जो है टेकिकार्डियक ईसीजी जनरली देखने को मिलता है और ये कार्डियक अरेस्ट से पहले वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया पेशेंट के ईसीजी में देखने को मिलता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Next, doctor prescribed KCl, potassium chloride to the child, which is the best intervention to administer KCl except, ठीक है। बेस्ट इंटरवेंशन क्या होगी? एक्सेप्ट, एक्सेप्ट वर्ड है यहाँ पे। जब भी KCl देते हैं कभी भी बोलस नहीं देना है, तो एक्सेप्ट पूछा है तो बोलस नहीं देते हैं। बोलस देने से क्या होगा? इफ गिवन बोलस, अगर बोलस देंगे तो एकदम से सडन कार्डियक अरेस्ट होने के चांस होते हैं। तो हमेशा डाइल्यूटेड फॉर्म में KCl देते हैं, कभी भी बोलस KCl नहीं देते हैं। और जब KCl देते हैं तो हमेशा यूरिन आउटपुट और ECG मॉनिटरिंग होती है कार्डियक चेंजेस देखने के लिए, ठीक है। तो बोलस नहीं देना है कभी भी KCl। तो एक्सेप्ट पूछा गया है इसलिए ऑप्शन ए बोलस इज द करेक्ट आंसर। देन विच इज द नोन एज यूनिवर्सल डोनर? जनरली O ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर मानते हैं, लेकिन O में भी किसको? O नेगेटिव। O नेगेटिव को हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल डोनर। सो O नेगेटिव इज द करेक्ट आंसर। द स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ ट्रू पेल्विस, ट्रू पेल्विस का स्मॉलेस्ट डायमीटर होता है इंटरस्पाइनस डायमीटर, जो कि 10.5 सेंटीमीटर होता है। ये डायमीटर आपको याद करने पड़ेंगे। जो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट आप याद कर लीजिए। स्मॉलेस्ट डायमीटर इज इंटरस्पाइनस, दैट इज 10.5 सेंटीमीटर। जो टू स्पाइंस, जो खड़ी खड़ी स्पाइंस होते हैं, उनके बीच का जो डायमीटर होता है दैट इज इंटरस्पाइनस, और वो 10.5 होता है, तो वो सबसे स्मॉलेस्ट डायमीटर है। अकॉर्डिंग टू WHO, सीवियर PEM इज डिस्क्राइब्ड इफ मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस इज सीवियर, ठीक है। सीवियर इसका क्राइटेरिया होता है, अगर 13.5 से ऊपर है तो वो हेल्दी है, ठीक है। अगर 12 से 13.5 है तो वो क्या है? बॉर्डर लाइन पे जनरली बोलते हैं कि वो बॉर्डर लाइन है। 12.5 पे हम बोलते हैं माइल्ड है, माइल्ड। एंड देन लेस देन 12.5 हम बोलते हैं सीवियर मालनरिश्ड है। तो सीवियर PEM प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन इज लेस देन 12.5 सेंटीमीटर। मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस एक टेप होती है, ठीक है, उसमें कलर कोडिंग होती है और उसमें ये क्राइटेरिया जो है वो होता है। तो लेस देन 12.5 इज कंसिडर्ड एज सीवियर PEM। A patient is diagnosed with acute renal failure, which is the common acid-base balance occur in the patient. किडनी की बात है, ठीक है। किडनी वाले कंडीशन में हम रेस्पिरेटरी वाले ऑप्शंस को नहीं कंसीडर करते, तो उनको नेग्लेक्ट कर देंगे। अब बात करेंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस। अब क्या होगा कि किडनी क्या नहीं कर पा रही है? एसिड को एक्सक्रीट नहीं कर पा रही है, रीनल फेलियर है, ठीक है। तो जो H+ आयंस हैं, एसिडिक आयंस है, उनको क्या नहीं कर पा रही है? बाहर नहीं निकाल पा रही है। तो बाहर नहीं निकाल पा रही है तो अंदर ही एक्यूमुलेट होते रहेंगे, क्या हो जाएगी कंडीशन? एसिडोसिस। सो ऑप्शन ए मेटाबॉलिक एसिडोसिस इज द करेक्ट आंसर। A patient is admitted on the bed ward on bed rest. On duty nurse officer instruct the patient for move up with the help of trapeze bar. ट्रेपीज बार जो होता है उनको पकड़ के उठने के लिए बोलती है, क्योंकि ये क्या अवॉइड करते हैं? शेयरिंग प्रेशर जो होता है, जिससे कि छिलने का खतरा रहता है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है पेशेंट की वो उसको नीचे की तरफ खींचती है, ठीक है। अगर किसी चीज़ का सपोर्ट होगा तो वो क्या हो जाएगा? उठ पाएगा, और जो वो नीचे इंजरी होने के चांसेस हैं वो अवॉइड हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए होगा। शेयरिंग जो होता है, शेयरिंग प्रेशर बोलते हैं, जो कि ग्रेविटेशनल प्रेशर उसको नीचे की तरफ, बेड की तरफ ही आकर्षित करता है पेशेंट को, उसको हम शेयरिंग प्रेशर बोलते हैं। तो किसी चीज़ की हेल्प से उठने के लिए बोलते हैं ताकि उस शेयरिंग प्रेशर को क्या किया जा सके? अवॉइड किया जा सके। सो ऑप्शन ए इज द शेयरिंग प्रेशर। कोविड-19 इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये तो बच्चे को पता है कि कोविड-19 क्या है? पेंडेमिक है। पेंडेमिक क्या होता है? ये आया हुआ है क्वेश्चन, दूसरे तरीके से भी आ सकता है। पेंडेमिक होता है जब लार्ज पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है, वेरियस कंट्रीज को अफेक्ट करता है, उसको हम बोलते हैं पेंडेमिक।
स्पोरेडिक होता है जब किसी डिजीज के स्कैटर्ड केसेस होते हैं, फैले हुए केसेस होते हैं। एपिडेमिक होता है मोर देन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ये मैंने वीडियो में समझाया है, अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। और एंडेमिक होता है कंसिस्टेंट प्रेजेंट इन अ कम्युनिटी, कंसिस्टेंट प्रेजेंस ऑफ केसेस। कोविड-19 क्या है? एक पेंडेमिक सिचुएशन है। नेक्स्ट इज अ पेशेंट इज एडमिटेड इन हॉस्पिटल विद एब्डोमिनल डिस्टेंशन, नॉर्मल वाइटल साइंस, lower leg edema or swelling, but during supine position jugular vein distended and visible on inspection. Which sign indicate extra cellular fluid overload except? इनमें से कौन सा एक्सेप्ट है? ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ओवरलोड। जब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ओवरलोड होगा तो वाइटल साइंस नॉर्मल नहीं होंगे, तो ऑप्शन बी यहाँ पे एक्सेप्ट पूछा गया है, तो नॉर्मल वाइटल साइंस नहीं होंगे। उसके अलावा जुगुलर वेन भी डिस्टेंडेड होगी, पेरिफेरल एडिमा भी आ जाएगा, ये ऑप्शन आ जाएंगे, लेकिन नॉर्मल वाइटल साइन उस कंडीशन में नहीं रहेंगे जब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ओवरलोड हो जाएगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, एक्सेप्ट पूछा गया है, ठीक है, तो यहाँ नॉर्मल वाइटल साइंस नहीं होते, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। Which drug causes nausea and vomiting? Rifampicin, diclofenac, domperidone, methotrexate. Methotrexate is the correct answer. ये एक जनरली कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग है। कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग मेनली क्या करते हैं? नोजिया और वोमिटिंग, जो कि जीआई ट्रैक्ट को डिस्टर्ब कर देते हैं। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, methotrexate. नेक्स्ट इज आफ्टर मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन अ पेशेंट कंप्लेन मसल स्पाज्म एंड रिजिडिटी इन द एक्सट्रीमिटीज। मसल स्पाज्म हो रहा है, टेटनी हो रहा है। टेटनी किस कंडीशन में होता है? कल भी हमने देखा था, जब कैल्शियम लेवल लो हो जाता है। सो हाइपोकैल्सीमिया इज द करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू WHO, द ड्यूरेशन ऑफ हैंड वॉशिंग विद हैंड रब और एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर, विद हैंड रब और एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर, यहाँ पे हैंड रब से 20 to 30 सेकेंड होती है, और अगर सोप की बात करें तो 40 to 60 सेकेंड इज द ड्यूरेशन। तो यहाँ हैंड रब की बात हो रही है, तो 20 से 30 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। विच एक्शन शुड बी डन इफ हैंड इज सोइल्ड विद विजिबल पार्टिकल? हाथ जो है दिखने में गंदे हो गए हैं, इनमें से एक्सेप्ट क्या नहीं करेंगे? एक्सेप्ट पूछा हुआ है। ऑप्शन ए, हैंड क्लीन विद हैंड रब एंड सैनिटाइजर, हैंड वॉशिंग विद सोप एंड वाटर, डू नॉट टच द पेशेंट, डू नॉट असिस्ट द डॉक्टर। हाथ गंदे हैं, पेशेंट को टच नहीं करेंगे, डॉक्टर को असिस्ट नहीं करेंगे, और गंदे हैं तो किससे धोने हैं? साबुन और पानी से धोने हैं। क्या नहीं करना? हैंड रब से हाथ साफ नहीं करने हैं। तो एक्सेप्ट पूछा गया है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विच डिजीज इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम? वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम में इनमें से कौन सी डिजीज प्रेजेंट नहीं होती है? ठीक है, तो इसमें इसको याद करने के लिए हम देखेंगे KFC वर्सेस MDJ, इस तरीके से याद रखेंगे। ये डिजीज होती हैं जो वेक्टर बोर्न कंट्रोल प्रोग्राम में इंक्लूड होती है, इसके अलावा नहीं होती हैं। K फॉर काला आजार, F फॉर फिलियारिसिस, C फॉर चिकनगुनिया, M फॉर मलेरिया, D फॉर डेंगू, एंड J फॉर जैपनीज इंसेफ्लाइटिस। ये सारी डिजीज जो हैं ये वेक्टर बोर्न कंट्रोल प्रोग्राम में इंक्लूडेड है। इसके अलावा यहाँ पे क्या ऑप्शन है? ए, प्लेग। प्लेग इज नॉट इंक्लूडेड। याद करने के लिए KFC वर्सेस MDJ, KFC काला आजार, फिलियारिसिस, चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू एंड जैपनीज इंसेफ्लाइटिस, दीज आर इंक्लूडेड इन नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच क्रेनियल नर्व इंटरप्रेट्स टू विजन, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, फेशियल एंड ट्राइजेमिनल? विजन के लिए ऑप्टिक नर्व रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर आप जो है क्रेनियल नर्व्स को याद करने के लिए आप ये निमोनिक्स यूज कर सकते हैं, ओनली वन ऑफ द टू एथलीट्स फेल्ट वेरी गुड, विक्टोरियस एंड हेल्दी, ये निमोनिक्स यूज कर सकते हैं। ऑक्यूलोमोटर
ऑप्टिक, olfactory, optic, oculomotor, trochlear, trigeminal, abducens, facial, vestibulocochlear, then glossopharyngeal, vagus, accessory and hypoglossal। तो ये आप जो है याद करने के लिए ये निमोनिक्स यूज कर सकते हैं 12 में से। और ये जो दूसरी नर्व है ऑप्टिक नर्व, दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर विजन। नेक्स्ट, पेशेंट इज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल फ्रॉम लॉन्ग टाइम और बेडरिडन, विच एक्शन शुड प्रेफर द नर्स टू प्रिवेंट बोन डिमिनरलाइजेशन। लॉन्ग टाइम है, बेड रिडन पेशेंट है, तो क्या करा सकते हैं, उसको साइड चेंज करा सकते हैं फॉर बोन डिमिनरलाइजेशन। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बर्थ वेट ऑफ द न्यूबॉर्न 4 गुना कब हो जाता है बर्थ वेट? 2 ईयर्स में जो है वो 4 टाइम्स हो जाता है, 6 मंथ में डबल हो जाता है बर्थ वेट, और 1 ईयर पे 3 टाइम्स हो जाता है, और 2 ईयर्स पे 4 टाइम्स बर्थ वेट का हो जाता है बच्चे का वेट। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Next is a mother is diagnosed with right side breast abscess, which is the right option। right side breast abscess है, abscess के कंडीशन में हम क्या बोलते हैं कि दोनों ब्रेस्ट से एक्सप्रेस करना है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑफर बोथ ब्रेस्ट फॉर फीडिंग, अगर फीडिंग नहीं तो जो अफेक्टेड ब्रेस्ट है उससे मैनुअल उसको निकालना है ताकि जो एब्सेस है उसको प्रिवेंट किया जा सके, उसको एज इट इज़ नहीं छोड़ना है क्योंकि एब्सेस जो है ऐसी कंडीशन में बढ़ जाता है। तो जनरली हमें लगता है कि सिर्फ जो अनअफेक्टेड ब्रेस्ट है उससे फीड कराने के लिए बोले, ऐसा नहीं है, दोनों ब्रेस्ट ऑफर करनी है। ठीक है। विच पोजिशन इज यूज टू रिलीव डिस्निया? डिस्निया की कंडीशन में फाउलर्स पोजीशन, थोड़ा सा हेड एलिवेटेड वाली पोजीशन देते हैं ताकि जो ये स्पेस है वो ज़्यादा मिल जाए और जो ब्रीदिंग है वो इजी हो जाए। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देन डाइसल्फिरैन इज यूज्ड इन, डाइसल्फिरैन यूज करते हैं क्रॉनिक एल्कोहलिज्म में। इसका एक्शन क्या होता है, जो अल्कोहल पीने से जो एक अच्छी फीलिंग आती है ना उसको ये क्या कर देता है, उसको डिमिनिश कर देता है। तो जो अल्कोहलिक पेशेंट है अगर डाइसल्फिरैन के साथ अल्कोहल ले लेते हैं तो उनकी हालत बहुत ही ख़राब हो जाती है, जो कि एक नेगेटिव उनको नेगेटिव फीडबैक की तरह यूज़ करते हैं और वो आगे अल्कोहल जो है कंजप्शन को नहीं करते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इसका, डाइसल्फिरैन की जो प्लेजरेबल फीलिंग है उसमें बहुत सारा है अंदर की एसिटाल्डिहाइड को इसमें कन्वर्ट करना, ये वो आप मोटा मोटा याद कीजिए, ध्यान में रखिए कि जो प्लेजरेबल फीलिंग मिलती है अल्कोहल पीने से उसको क्या कर देता है, ये कम कर देता है, ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से एज अ क्रॉनिक अल्कोहलिज्म केस में इसको यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट इज पेशेंट कम्स टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट, हेड इंजरी हुई है, प्यूपिल में क्या देखना है, प्यूपिल में देखना है बी, साइज क्या है प्यूपिल का, अकोमोडेशन, अकोमोडेशन का मतलब है जब लाइट लगा रहे हैं, जनरली क्या होता है जब लाइट पास में लाते हैं तो प्यूपिल श्रिंक करता है, दूर ले जाते हैं तो प्यूपिल क्या करता है, एक्सपेंड करता है, तो वो अकोमोडेशन और रिएक्टिविटी देखते हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हेड इंजरी के केस में प्यूपिल में हम ये चीज़ें देखते हैं। देन सडन डेथ मीन, सडन डेथ का मतलब है अगर 1 मिनट में किसी भी की भी डेथ हो जाती है तो दैट इज नोन एज सडन डेथ। देन चाइल्ड इज यूजिंग मीटर डोज इनहेलर, वट इज इनकरेक्ट, मीटर डोज इनहेलर ले रहा है, एमडीआई ले रहा है, तो इसमें से क्या इनकरेक्ट है, ड्रग डिपॉजिटेड इनटू द लंग्स, ओरोफेरेंजियल इरिटेशन, एक्सपेंशन एंड डायलेशन ऑफ ब्रोंकस एंड रिड्यूस्ड ड्रग इवैक्यूएशन फ्रॉम ओरोफेरेंक्स। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जो ड्रग की इवैक्यूएशन है ओरोफेरेंक्स से वो रिड्यूस्ड नहीं होती है, वो एज इट इज रहती है एमडीआई के केस में या फिर जनरल इनहेलर के केस में। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हियर। देन नेक्स्ट इज वाइल चेंजिंग द ड्रेसिंग, नर्स सस्पेक्ट कर रही है कि एरिया रेड है, स्वेलिंग है, इंड्यूरेशन है, तो पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन क्या हुई, पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन हुई इन्फेक्शन, रेडनेस और स्वेलिंग देख के। डिहाइसेंस क्या होता है कि अगर कोई एरिया सूचर्ड है, ठीक है, और वो सूचर खुल जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, डिहाइसेंस बोलते हैं। और सूचर खुलने के बाद अगर अंदर का कोई पार्ट प्रोट्रूड हो जाता है, बाहर निकलता है, ई फॉर इविसरेशन, ई फॉर एग्जिट, तो कोई पार्ट अगर बाहर निकलता है तो उसको बोलते हैं इविसरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ रेडनेस और स्वेलिंग है, सो दिस इज द साइन ऑफ इन्फेक्शन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। The next is principal component
टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन। सबसे मेन कंपोनेंट जो होता है वो होता है हैंड वॉशिंग। सो ऑप्शन ए ये सबसे प्रिंसिपल कंपोनेंट है। हैंड वॉशिंग करा तो चेन को वहीं ब्रेक हो जाते हैं इन्फेक्शन की। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज फर्स्ट इंडिजिनस वैक्सीन, पहले भी आया था, कौन सी वैक्सीन है? कोवैक्सीन, जो कि भारत बायोटेक ने बनाई थी, ठीक है। केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो कि आए हुए हैं, ठीक है। केमिकल नेम होता है बेकिंग सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट। विच सॉल्यूशन इज यूज्ड इन कोविड एरिया फॉर डिसइंफेक्शन, कोविड एरिया में इनमें से कौन सा यूज करते थे? सोडियम हाइपोक्लोराइड वाज द सॉल्यूशन दैट वाज यूज्ड, ठीक है। ये सारे 2023 जो है अभी जो पीछे एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। पेशेंट है, टंग और एपिग्लोटिस प्रोट्रूडेड है इनसाइड द माउथ, देन व्हाट आर द फाइंडिंग्स? माउथ में टंग और एपिग्लोटिस प्रोट्रूडेड है, उसको बोलते हैं रोंकाई। निमोनिया के केस में ये देखने को मिलता है, ठीक है। रोंकाई इसको ऐसे वाली कंडीशन को बोलते हैं जहाँ पे टंग और एपिग्लोटिस जो है प्रोट्रूडेड होते हैं और जो साउंड है वो स्नोरिंग टाइप की साउंड जो है प्रोड्यूस होती है। देन डार्क ब्लूइश पर्पलिश कलर ऑफ वजाइना एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज्ड ब्लड सप्लाई, सो दिस साइन इज नोन एज चैडविक साइन। कल भी ये क्वेश्चन था और इसको जैकविमर साइन भी बोलते हैं, ठीक है। जैकविमर साइन भी बोलते हैं और जनरली 6 वीक्स पे ये साइन आ जाता है। सो दिस इज ए चैडविक साइन। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ड्रेन दैट इज डिनोटेड इन द इमेज, ये जो इमेज है इतनी क्लियर नहीं है, एक ड्रेन बनी हुई है, इस ड्रेन को हम बोलते हैं जेपी ड्रेन, दैट इज जैक्सन प्रेट ड्रेन। ये जो है वुंड के नीचे से जो एक्सुडेशन है जो इकट्ठा हो गया है उसको निकालने के लिए यूज होती है। सर्जिकल साइट के नीचे से जो भी फ्लूइड इकट्ठा हुआ है उसको निकालने के लिए जेपी ड्रेन यूज होती है। सो दिस इज द पिक्चर ऑफ जेपी ड्रेन। देन आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ सर्जिकल ब्लेड, ये सर्जिकल ब्लेड है 11 नंबर का। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर इन दिस इज 11 नंबर। ये जनरली क्या करते हैं, कोई ड्रेन वगैरह प्लेस करने के लिए, इसका जो शार्प एंड है वो बहुत ज़्यादा है तो किसी ड्रेन वगैरह को प्लेस करने के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा नीचे देखिए 15 नंबर का है जनरली सूचर रिमूवल के लिए, 21 और 22 नंबर का है। ये इनका थोड़ा सा एज जो है वो देखिए इस तरीके से एज होता है, इसका जो है बहुत ही शार्प पूरा ट्रायंगुलर शेप का एज है, तो ये 11 नंबर का ब्लेड होता है और जनरली कोई ड्रेन वगैरह प्लेस करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। देन आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इमेज, दिस इज स्पेसर, ठीक है। ये स्पेसर है, ये देखिए ये रहा, ये वाला पार्ट है स्पेसर, इसमें इनहेलर यूज करके इनहेल करने के काम आता है, तो दिस इज द इमेज ऑफ स्पेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूरिन आउटपुट, नॉर्मल यूरिन आउटपुट इन 24 आवर्स इज 1500 cc। देन लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, लॉन्गेस्ट बोन होती है फीमर बोन जो कि थाई में प्रेजेंट होती है, ठीक है। और जो शॉर्टेस्ट बोन होती है, जो सबसे छोटी बोन होती है वो कौन सी होती है? स्टेप्स होती है जो कि मिडल ईयर में प्रेजेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज ठीक है। आज के लिए ये 70 क्वेश्चन थे। आई होप कि मैं क्लियर कर पाई हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा, आपको 70 क्वेश्चन की जगह ये 100-150 क्वेश्चन आपको मतलब आप जब सुनेंगे तो आपको फील होगा, क्योंकि मैंने जो साथ साथ एक्सप्लेनेशन बताई है, अगर क्वेश्चन को उस तरीके से ना पूछ के दूसरे तरीके से पूछ ले आप तब भी आंसर कर पाएंगे। जो पिक्टोरल इमेज दिखाई हैं उनको आप दिमाग में रखिएगा कि आपने कहाँ देखी थी, ताकि पेपर में आए तो आप बेधड़क उसको जो है आंसर कर पाएँ। तो ऐसे ही हम क्वेश्चन अभी आगे आने वाले डेज में देखेंगे। आप वीडियो के साथ बने रहिए और जो भी आप एग्ज़ाम देने वाले हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने का। थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। थैंक यू।